गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये आप भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इससे पहले भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था। जैसे ही आपको 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज किए, तो उस समय से भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया। अब यही सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसका खोज कब हुआ, किन्होंने किए, इसके बाद इसका नामकरण क्या क्या इसका नामकरण हुआ, और लास्ट में इसको देखेंगे हम लोग क्षेत्र विस्तार। इसका जो विस्तार था पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना था और कौन कौन सी जगह पे था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका खोज के बारे में। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पहले सभ्यता जब तक इसको खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता था। लेकिन एक जो भूगोलवेत्ता थे, इतिहासकार थे चार्ल्स मेसन, जिन्होंने 1826 में इसको कुछ यात्रा किए, पाकिस्तान का यात्रा किए और जगह जगह पे यात्रा करने के बाद कुछ प्राचीनतम साक्ष्य मिला। तो उन्हें लगा कि कुछ है यहाँ पे या कुछ इस सभ्यता के बारे में है, लेकिन वो उसको विस्तार से चर्चा नहीं किए। और इसके बाद वो अपना एक पत्रिका था नैरेटिव ऑफ जर्नीज में उन्होंने कुछ पॉइंट्स को लिखे और उस नैरेटिव ऑफ जर्नी से धीरे धीरे विस्तार होने लगा। इसके बाद देखते हैं क्या आते हैं आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1856 ईस्वी में आते हैं, और उनके नेतृत्व में दो इंजीनियर थे जिनका नाम था बर्टन बंधु। एक थे विलियम बर्टन और एक था जेम्स बर्टन, और वही दोनों के नेतृत्व में 1853 से 56 के बीच में भारत में प्रथम रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी। उसी खुदाई के दौरान ये बर्टन बंधु लाहौर और कराची के बीच में, पाकिस्तान में लाहौर और कराची के बीच में ट्रेन लाइन बिछा रहे थे। ट्रेन लाइन बिछाने के दौरान उन्हें प्राचीनतम साक्ष्य का कुछ ईंट मिला और उस ईंट को उन्होंने उस ट्रैक में बिछा दी। उन्हें भी कुछ एहसास हुआ कि कुछ है प्राचीनतम, कुछ बिल्डिंग रहा होगा, कुछ भवन रहा होगा, और उससे ईंट निकला और उसको क्या किया, वो इस कराची और लाहौर के बीच में जो चल रहा था खुदाई, उसमें वो लगा दिए। इसके बाद आपको सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल आपको सर्वेक्षण विभाग के हेड बन के आते हैं, उनके नेतृत्व में पहली बार दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज की है। हड़प्पा जगह खोज के जो एक पाकिस्तान में है। जैसे ही हड़प्पा की खोज किए उस समय से पता चला कि कोई प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम सभ्यता से जुड़ी हुई चीज है। तो उस जगह को, वो जो पाकिस्तान में खोजा गया हड़प्पा, उस जगह को लेकर के पहला बार इसका नाम आपको हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता खुदा हुआ। इसके बाद में देखा गया कि इसका अधिकांशतः जो क्षेत्र था, अधिक से अधिक क्षेत्र था, वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। हड़प्पा जो एक बस्ती है, हड़प्पा बस्ती का क्षेत्र जो है वो अधिक से अधिक सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र का है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। इसके पीछे भी रीजन था कि इससे पहले जितने भी सभ्यताएं खोज हुई वो सारे का नाम नदी के नाम पे था। जैसे में मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर स्थित था, इसलिए उसका नाम नील नदी की सभ्यता हो गया। उसी प्रकार से भारत में उसमें हड़प्पा खोजा गया, और हड़प्पा जो था वो नील नदी के सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र में था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता दी गई। इसके बाद यही बगल में एक गंगा और सिंधु के बीच में एक सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के आसपास में भी बहुत से स्थल मिले और बहुत से इतिहासकार ने उसको सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहें, लेकिन यह बहुत दिन तक यह ज्यादा प्रचलित नहीं हो सका, इसलिए इसका सिंधु घाटी के नाम से ये प्रचलित हो गया। इसके बाद देखते हैं
1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज किए थे। इसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के खोज की। इसी से आपका भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जैसे होता गया। इसके बाद देखते हैं आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके बाद में इसका एक नाम पड़ता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसको इसलिए पड़ता है कि पहले के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग पहली बार तांबा धातु में तिल मिलाकर के कांसा धातु बनाए थे। पहली बार तांबा धातु में तिल मिलाकर के कांसा धातु बनाए, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी पड़ गया। इसके बाद इसका आता है प्रथम नगरीय सभ्यता। यह प्रथम नगरीय सभ्यता था, इसलिए भी इसको नगर सभ्यता कहा जाता है कि इसका जो ग्रिड पद्धति था, जल निकासी, सड़क का विस्तार और जो घर बनाने का जो एक सुनियोजित तरीका था, उससे स्पष्ट होता था कि ये नगर का था। तो इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसको इसके बाद सिंधु को आदि ऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में इसको इसलिए रखा जाता है, इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं इसको। पहला कहते हैं प्राग होता है, दूसरा आदि और तीसरा इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, लिखित विवरण नहीं मिला है, इसलिए उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में कोई लिखित विवरण तो मिला है, लेकिन उस लिखित विवरण को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें विवरण मिला है, पढ़ा भी गया है, तो इसको इतिहास कहते हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उस साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम जो ये डेट है वो है 2350 से 1750 तक। बहुत से इतिहासकार ने अपना अलग अलग मत दिए। ये आपको डीपी अग्रवाल द्वारा यह दिया हुआ क्रम है, जो 2350 से 1750 ईस्वी तक है। और इसमें आते हैं मार्शल साहब भी आते हैं, वो आपको 3250 से 1750 देते हैं बहुत से लोग। लेकिन ये मान्य इसलिए हो जाता है कि ये कार्बन 14 की पद्धति पर निकाला गया था। तो देखते हैं कि इसका जो कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी तक जो दिए वो डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया। बीच में मार्शल साहब ने भी दिए थे उसका 3250 से 1750 ईस्वी तक, लेकिन ये ज्यादा मान्य नहीं था। वो इसलिए ये मान था डीपी अग्रवाल साहब की ये कार्बन 14 पद्धति पर निकाला गया था। तो ये तथा आपका नामकरण, खोज और कालखंड। हम लोग अब इसको बीच में पढ़ते हैं बाउंड्री जिसका उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के बारे में। इसका सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद इसका दक्षिणतम बिंदु था दाइमाबाद, ये आपको महाराष्ट्र में। इसका पूर्वी बिंदु जो यूपी में मेरठ जिला में। इसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु इसका सुतका गेंडोर, ये आपको चिनाब नदी किनारे, ये आपको गोदावरी नदी किनारे, इधर आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे,
और ये आपको पश्चिम बिंदु 10 नदी किनारे है। ये आपका 4 पॉइंट था। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, इसके बाद दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सुत्ता गंडोर ये आपको बलूचिस्तान में। यहां से देखते हैं इसका जो डिस्टेंस उत्तर से दक्षिण तक ये आपको 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। इसके बाद पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 1600 किलोमीटर। इसके बाद में आता है इसका तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र इसको समुद्र तटीय क्षेत्र, जैसे भी आपको यहां से देखते हैं कि ये गुजरात है। इसके बाद यहां पे अरब सागर है। तो ये तटीय भाग जो यहां तक आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक के जो क्षेत्र था ये आपको कुल 1300 किलोमीटर था, 1300 किलोमीटर। इसका कुल अगर चौहद्दी देखा जाए तो 12,99,000 या इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। इसका कुल जो विस्तार जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता देखते हैं कि जैसे में मिस्र की सभ्यता प्लस में मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों को देखते हैं तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों की सभ्यता से सबसे बड़ी सभ्यता ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो आप लोग देखिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज के बारे में पढ़ लिए, नामकरण के बारे में पढ़ लिए, इसके बाद इसका कालखंड के बारे में पढ़ लिए, इसके बाद इसका विस्तार के बारे में पढ़ लिए। विस्तार में कुछ है ये सुत्ता गंडोर आपको पाकिस्तान में है और कुल 1947 के पहले तक सिंधु सभ्यता की 40 बस्तियां खोज हुई थी। लेकिन 1947 के बाद अब तक तकरीबन 1400 बस्तियां की खोज हो चुकी है, जिसमें देखते हैं कि आपका ये सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है 3 देश में है। पहले देखते हैं अफगानिस्तान में, दूसरा देखते हैं पाकिस्तान में, और तीसरा भारत। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है ये 3 ही देश में है। अफगानिस्तान में 2 जगह है जो आपको पाकिस्तान में 400, इसके बाद ये भारत में 925। तो ये टोटल कुल आपका 1400 बस्तियां सिंधु सभ्यता में खोजा गया। इसमें देखते हैं पाकिस्तान में भी बहुत सी बस्तियां हैं और भारत में भी बस्तियां। तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार जो खोजा गया वो सबसे ज्यादा गुजरात में है। गुजरात में जैसे सुरकोटदा हो जाएगा, इसके बाद धौलावीरा, इसी प्रकार से बहुत से ऐसे हैं। अब भारत में जो कुल खोजा गया स्थल है वो कुल 7 राज्यों में फैला हुआ है। देखते हैं पहला आपको जम्मू कश्मीर में, दूसरा देखते हैं तो आपको हरियाणा में, तीसरा राजस्थान में, चौथा पंजाब में, पांचवा गुजरात में, छठा महाराष्ट्र में और 7वां उत्तर प्रदेश में। ये कुल भारत के 7 राज्यों में ही सिंधु सभ्यता का विस्तार था। भारत में कुल 7 क्षेत्र में ही सिंधु सभ्यता का विस्तार था और ये भारत में 7 है। इसके बाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में भी
सिर्फ 3 प्रांत में था, आपको बलूचिस्तान प्रांत में, इसके बाद पंजाब प्रांत में, इसके बाद सिंध प्रांत में। ये 3 प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, यही 3 प्रांत में पाकिस्तान में विस्तार था। 2 प्रांत 2 जगह पे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 3 और भारत में 7 प्रांत में या 7 राज्य में इसका फैलाव था। अब यही भारत के 7 राज्यों में सबसे अधिक जो था वो था आपका गुजरात में। इसके बारे में हम कल जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि गुजरात में कौन सा जगह था, कौन सी नदी किनारे, इसके बाद पाकिस्तान में कौन से प्रांत था, किस नदी किनारे इसका विस्तार था। ये सारे के बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।